अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीरीन हुसैन एंड आई एम प्रोडक्ट मैनेजर इन सिराफ हेल्थ केयर। आज मैं पीएएफ हॉस्पिटल में हूँ और जैसे हमारे व्यूवर्स को पता है कि रिसेंटली हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो हमारे सबसे टॉप के डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक छोटी सी पब्लिक अवेयरनेस की कन्वर्सेशन का आगाज़ किया है। तो पहले जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल पे देखा होगा कि 2-3 डॉक्टर्स ने हमारे एक बहुत ही अच्छा पब्लिक सर्विस मैसेज आसान अल्फाज में डिलीवर किया है। तो इसी सिलसिले में आज मैं पीएएफ हॉस्पिटल में हूँ एंड आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर शमसा रिजवान साहिबा के साथ बैठी हुई हूँ। शी इज़ HOD ऑफ गायनी डिपार्टमेंट इन पीएएफ हॉस्पिटल एंड शी हैज़ सर्व्ड इन मैनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान एंड सबसे पहले तो मैं मैम को थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो एक जो बहुत ज़्यादा हमारा कॉमन प्रॉब्लम देखने में आता है हमारी सोसाइटी में वो है इनफर्टिलिटी का। सिंस मैम गायनाकोलॉजिस्ट हैं तो एक जो इनफर्टिलिटी का टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है, कुछ सोशल नॉर्म्स की वजह से और कुछ इस वजह से कि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है कि इसके बारे में भी कोई जो है वो चीज़ें हो सकती हैं अवेयरनेस की। और एक सिंपल एक लाइन बनाई हुई है हमारी सोसाइटी में कि अगर इनफर्टिलिटी का कोई इशू है तो वो फीमेल से रिलेटेड है, वो क्यों है कैसे है इस चीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं की जाती। तो आज मैं सबसे पहले मैम से इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी एक्चुअली होती क्या है मैम, इनफर्टिलिटी एक्चुअली किस चीज़ को कहते हैं एंड देन कौन सा कितना टाइम हो जाता है जबकि कपल कंसीव नहीं कर पाता एंड हम डिक्लेयर करते हैं कि ये इनफर्टाइल है कपल या किसी भी टाइप का कोई इनफर्टिलिटी का इशू है। मैम प्लीज़। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे माशरे में समहाउ अभी शादी को महीना गुजरा होता है या 2 महीने गुजरे होते हैं तो कई दफ़ा मेरे पास कपल्स आते हैं और उनको ये स्ट्रेस होता है फैमिली की तरफ से कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हर दफ़ा पीरियड्स आ जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो एक तो ये कि मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर एक कपल इकट्ठे रह रहे हैं 1 साल तक और वो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उनकी उम्र, अगर ख़ातून की उम्र 40 साल से कम है तो फिर 1 साल में जो चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के या हामला होने के वो 80% है, यानी 80% लोग जो हैं वो 1 साल में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इतनी 2 महीने के अंदर ही 3 महीने के अंदर ही ये जो एंजाइटी क्रिएट होती है और मुझे ये लगता है कि जब एक कपल स्ट्रेस में चला जाता है शुरू में ही शादी के तो फिर उनके लिए कंसीव करना और ही मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे 1 साल का टाइम दिया जाए जिसमें 80% कपल्स वैसे ही कंसीव कर लेंगे और जिसको वो सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी समझ रहे हैं वो एक्चुअली होती नहीं है। जो बाकी लोग बच जाते हैं दूसरे साल में उसमें से आधे लोग कंसीव सेकेंड ईयर में कर लेंगे। तो जो है अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस, अननेसेसरी स्ट्रेस, इससे दूर रहना चाहिए। हम सब फर्टिलिटी उस वक्त कहते हैं जब 1 साल कपल इकट्ठा रह रहा हो और वो फिर भी कंसीव ना कर पाए तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाते हैं। इसमें थोड़ी सी एक ये है कि चूँकि उम्र के साथ हमें मालूम है कि फ़र्टिलिटी कम होती जाती है, ख़ास तौर पे 35 साल की उम्र अगर ख़ातून की है तो उसके बाद फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए उन केसेस में अगर 35 या 40 साल के हैं तो फिर हम 6 माह के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं 1 साल के बजाय। जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि जो स्ट्रेस है वो कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स के पेशेंट कपल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहा। तो व्हाट अदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो इस सिलसिले में की जा सकती हैं कि जो अगर इनफर्टिलिटी नहीं है बस एक थोड़ा सा स्ट्रेस है या कोई लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम है, उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में अगर आप गाइड करते हैं। सो आई थिंक एक हेल्थ के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, देयर आर सो मैनी थिंग्स, डाइट है, एक्सरसाइज है, हमें सबको ये चीज़ें मालूम हैं कि अच्छी डाइट क्या होती है, एक्सरसाइज ज़रूरी है हर इंसान के लिए। पर जब हम बात सब फर्टिलिटी की करते हैं तो इसके हवाले से ख़ास तौर पे
देखा गया है कि जिन लोगों का BMI ज़्यादा है, यानी कि जो कि मोटे लोग हैं, ओबीज़ हैं, उनकी हाइट के लिहाज से उनका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को सब फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, उनमें कंसीव करना ज़्यादा मुश्किल होता है। जिनका BMI 30 से ज़्यादा है या जिनका 19 से कम है, सो अंडर नरिश्ड जो बच्चियां हैं या जिनका वज़न बहुत कम है, तो उनमें भी प्रॉब्लम होगा कंसीव करने का। और जो अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते, जो ओवरवेट हैं, तो उनमें भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं। उनमें से एक स्मोकिंग है, चाहे वो ख़वातीन कर रही हों खुद स्मोक या पैसिव स्मोकिंग हो रही हो, घर में कोई और स्मोक कर रहा है, तो उसकी वजह से भी फर्टिलिटी के इश्यूज़ आ सकते हैं, मेन वेमेन दोनों में। सो इसलिए स्मोकिंग तो हम कहते हैं कि उसको आप बंद करें या ऐसे क्लिनिक्स में जाएं जहां स्मोकिंग सेसेशन पे आपकी हेल्प हो सके। अदर दैन स्मोकिंग ऑल्सो देर आर रेक्रिएशनल ड्रग्स। आजकल इनका यूज़ भी कॉमन है और हम ऐसे लोगों को देखते हैं, उनको हम मना करते हैं ड्रग से, अल्कोहल से। ये भी वो चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं फर्टिलिटी को। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मर्द हजरात के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हमें मालूम है कि अगर अंडरगारमेंट्स टाइट पहने, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो वो भी स्पर्म्स के लिए अच्छा नहीं है, वो भी एक फैक्टर है। हॉट बाथ्स आर नॉट गुड, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। सो ये वो चीज़ें हैं। एक्सरसाइज हर हाल में इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आपको ना सिर्फ ये कि ज़हनी तौर पे थोड़ा बेहतर एनवायरनमेंट दे देती है ताकि कंसेप्शन हो सके। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं लाइफस्टाइल में। ये बहुत हेल्पफुल मैम आपका आंसर था। लेकिन जैसे आपने मेल का जिक्र किया, स्पेशली हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग वो हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो बिलीव करना ही नहीं चाहते कि इनफर्टिलिटी जो है दैट कैन कम फ्रॉम द मेल एज वेल। तो वो सिर्फ फीमेल के ऊपर सारा प्रेशर है इस चीज़ का। तो आप इस पे बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि मेल में इनफर्टिलिटी कितनी कॉमन है एंड मतलब ये कितना फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है अगर कपल कंसीव नहीं कर रहा? हाँ, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि आप ड्रामों में भी देखेंगे, आप जनरली बात भी कर रहे होंगे। और सच तो ये है कि जब पेशेंट अगर कपल कंसीव नहीं कर रहा तो सिर्फ खातून औरत आती है आपसे बात करने के लिए, वेयर एज आई थिंक कि हमेशा कपल को आना चाहिए। और शायद उसको थोड़ा सा ईगो का इशू भी होता है आदमियों में कि हम अपना टेस्ट शायद नहीं करवाएंगे, हमारे में शायद मसला नहीं होगा, हमेशा औरत में ही मसला होगा। लेकिन अगर इफ़ अ वुमन इज़ हैविंग रेगुलर पीरियड्स तो अनलाइकली है कि उसमें कोई फर्टिलिटी के प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। तो इट इज़ ऑलवेज़, हम हमेशा अपने टेस्ट्स का आगाज़ मेल से के टेस्ट से करते हैं। और जो मेल का फैक्टर है, इट इज़ क्वाइट अ लार्ज फैक्टर। इन पाकिस्तान जो स्टडीज़ हुई हैं वहाँ 35% ऑफ द केसेस मेल सब फर्टिलिटी के होते हैं, 25% वेमेन होती हैं और फिर अनएक्सप्लेन अनफर्टिलिटी है। ठीक है जी मैम, आपने कहा कि इट्स एविडेंट कि मर्द का भी हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि अगर पेशेंट इनिशियली करवा ले तो इस चीज़ के ऊपर हो सकता है, पता चल सकता है कि रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न क्या है? क्योंकि अक्सर वही फिर बात कि हमारी सोसाइटी में जो अक्सर फ़ीमेल्स हैं वो दाइयों के पास चले जाते हैं, दाई हैंडलिंग जो है वो बहुत मिस हैंडल्ड केसेस होते हैं, या फिर वो ऐसे डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं जिनकी स्पेशलिटी में इनफर्टिलिटी या गायनेकोलॉजी नहीं होती गांव वगैरह में, देहातों में। तो क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए आप कुछ ऐसा गाइड कर सकती हैं कि कोई टेस्ट ऐसे हों जो वो इनिशियली करवा लें तो उनको ये पता चल सके कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है एंड देन फिर वो सही डॉक्टर के पास जा सकें? थैंक यू। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सबसे तो ज़्यादा ये है कि हम 1 साल तक इंतज़ार करें। उससे पहले अगर आप इस तरह से अनहाइजेनिक कंडीशंस में एग्जामिनेशंस करवाते हैं तो अगर नहीं पहले सब फर्टिलिटी होनी थी वो हो जाती है, बिकॉज इन्फेक्शन कैन बी वन रीज़न ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेड। तो ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप आराम से विदाउट एनी स्ट्रेस 1 साल तक तो इंतज़ार करें, रेगुलर इंटरकोर्स हो, आप इकट्ठे रहें। लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास साल के बाद आता है तभी हम इन्वेस्टिगेशन शुरू कराते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस अगर पहले से शुरू होंगी तो अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। तो
जो इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम करवाते हैं, उसमें हम पहले तो ये देखना चाहते हैं कि स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही आदमी में, और औरत में एग बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसमें हमारी ऑफ कोर्स इवन बिफोर इन्वेस्टिगेशन हम बहुत डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री में हम मेल की ऑक्यूपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ ऑक्यूपेशंस ऐसी हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो हम डिटेल में कोई सर्जरी हुई भी है, कोई प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी हिस्ट्री के साथ भी हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है, फ़ीमेल का भी और मेल का भी, दोनों का। और उसके बाद जो पहला टेस्ट हम कराते हैं वो है सेमन एनालिसिस, जो कि हस्बैंड का टेस्ट होता है, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि स्पर्म की काउंट कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, मोटिलिटी कैसी है, ताकि हम उनको बता सकें कि किस हद तक उसके इलाज की ज़रूरत है। सिमिलरली औरतों में हम एक ब्लड टेस्ट है जो करवाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एग बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड हो सकता है, जिससे हमें ओवरीज़ में नज़र आ जाता है कि फॉलिकल्स हैं कि नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी कॉजेज़ होते हैं जो कि हो सकते हैं सब फर्टिलिटी के, वो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता चल सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें यूट्रस सही तरह से बना नहीं होता, जिसमें पीरियड्स के मसाइल होते हैं, उनमें हमें कुछ और हार्मोनल टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, तो ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है। लेकिन 2 टेस्ट जो इनिशियल ज़रूरी हैं वो मैंने आपको जैसे बताया, फ़ीमेल में एग मालूम करने के लिए और मेल में सीमन एनालिसिस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आपने इतना ब्रीफली और इतना यानी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि इनफर्टिलिटी में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो सामने रखे जा सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। एज सब ने हमारे व्यूअर्स ने देखा कि कितने मैम ने सिंपल अल्फाज में, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमारे मैसेजेस हैं, तो हमने कोशिश की है कि जितनी कम साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करके आम जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए जितने आसान और सादा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सके वो किया जाए। जबकि एक प्रोफेशनल डॉक्टर के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो बिल्कुल आम पब्लिक के लेवल पे आके बात करे, लेकिन स्टिल डॉक्टर साहबा मैनेज टू डू इट इन एन एक्सीलेंट वे। सो आप ये वीडियो अपने बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जो इस तरह के इश्यूज़ से डील कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स के साथ शेयर करें जिन्होंने आगे इस फील्ड में एक्सेल करना है, ताकि वो एक्सपीरियंस्ड और जो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनकी गाइडलाइन से हेल्प ले सकें। थैंक यू सो मच।